हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था टैक्सोनॉमी वाले पार्ट के अंदर, वो था पैरामीशियम। प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था और प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल था पैरामीशियम, उसके बारे में हमने पढ़ा था। पैरामीशियम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। पैरामीशियम के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, संरचनात्मक घटक क्या होते हैं, जनन किस तरीके से करते हैं यानी हाउ दे रिप्रोड्यूस, उसके अलावा हाउ दे शो द न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार का होता है, एंड व्हाट आर देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उनकी आर्थिक महत्व जो है वो क्या होते हैं, वो सब हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया था। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ ही हमारा जो प्रोटोजोआ मैं बोल सकती हूँ ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया था। प्रोटोजोआ जो समूह था वो कंप्लीट हो गया था। अब नया संघ या नया फाइलम हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, जो है आपका पॉरीफेरा, या फिर जिसे हिंदी में हम पॉरीफेरा संघ या इंग्लिश में हम पॉरीफेरा फाइलम के नाम से जानते हैं, है ना। पॉरीफेरा फाइलम हो जाएगा। तो पॉरीफेरा के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है और क्या इसका मैं बोल सकती हूँ क्लासिफिकेशन है अप टू द क्लास लेवल, यानी इसका वर्गीकरण देखेंगे हम वर्ग तक यानी क्लासेस तक। और फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल जो स्पॉन्जेस दे रखा है, स्पॉन्ज जो है उदाहरण दे रखा है उसके बारे में, उसके अंदर कैसा कैनाल सिस्टम जो है वो पाया जाता है, नाल तंत्र जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन फिलहाल जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पॉरीफेरा का, कि पॉरीफेरा जो है उसमें क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या परिचय है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या इसके बेसिक फीचर्स है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे पॉरीफेरा शब्द, पॉरीफेरा शब्द R.E. ग्रांट, साइंटिस्ट का नाम है R.E. ग्रांट ने 1936 में दिया, 1936 में दिया। 1936 के अंदर R.E. ग्रांट जो है उन्होंने ये पॉरीफेरा वर्ड जो है वो कॉइन किया था, है ना। कॉइन किया था मतलब दिया था। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे द वर्ड पॉरीफेरा वॉज गिवन बाय, द वर्ड पॉरीफेरा, पॉरीफेरा वॉज गिवन बाय, द वर्ड पॉरीफेरा was given by R.E. Grant, R.E. Grant in 1936, in 1936, 1836 है ना, 1836। R.E. Grant in 1836, 1936 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना, बहुत रिसेंट हो जाएगा। तो 1836 में R.E. ग्रांट ने पॉरीफेरा शब्द दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, इट इज अ Greek language word, Greek language word, it is a Greek language word, यह ग्रीक भाषा का शब्द है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है जो जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाएगा पौरी, एक हो जाएगा पौरी और दूसरा हो जाएगा फेरा, दूसरा हो जाएगा फेरा। पौरी शब्द का अर्थ होता है, पौरी वर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोरस, पोरस मतलब छिद्रित या छिद्र, और फेरा का मतलब होता है टू बियर, टू बियर या फिर धारण करना, टू बियर या फिर धारण करना। कहने का मतलब है इनके शरीर के ऊपर बहुत सारे छिद्र जो हैं वो उपस्थित होते हैं, बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं इनके शरीर के ऊपर। तो एज इट इज लिख लेंगे, पॉरीफेरा इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, पॉरीफेरा इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड which is made up by two subwords, which is made up by two subwords, which is made up by two subwords। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पॉरीफेरा ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है।
दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दोनों शब्द लिख लेंगे, पॉरी एंड फेरा। पॉरी एंड फेरा, पॉरी का मतलब होता है पोरस यानी छिद्रित, और फेरा का मतलब होता है धारण करना, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं, बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं, है ना। तो इनके शरीर के ऊपर बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं, या सिंपल बोल सकती हूँ इनका शरीर जो है वो छिद्रित होता है, इनका शरीर जो है वो छिद्रित होता है। चलिए, इतना लिख लिया, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इन समूह में, इन या इस समूह, इस लिख लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। इस समूह में पाए जाने वाले, इस समूह में पाए जाने वाले जंतुओं का शरीर, पाए जाने वाले, इस समूह में पाए जाने वाले जंतुओं का शरीर, जंतुओं का शरीर छिद्रित यानी पोरस होता है, छिद्रित या पोरस होता है, मतलब उनके शरीर पर छिद्र उपस्थित होते हैं, छिद्र उपस्थित होता है, तो छिद्र युक्त होता है या छिद्रित होता है। अर्थात अर्थात इनके शरीर पर, अर्थात इनके शरीर पर अनेक छिद्र, अर्थात इनके शरीर पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। लिखेंगे इन द मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा, इन द मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा, इन द मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा their body is porous, their body is porous, their body is porous, their body is porous, their body is porous means numerous pores are present on, means numerous pores are present on, means numerous pores are present on their body, numerous pores are present on their body। चलिए, साइंटिस्ट का नाम आएगा एलिस, तो एलिस साइंटिस्ट है, ये है ना, साइंटिस्ट का नाम है एलिस। ईयर की बात है 1765। तो एलिस ने स्पंजों के, स्पंजों यानी स्पॉन्जेस, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जीव होते हैं, तो स्पॉन्जेस के शरीर में उपस्थित छिद्र ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम, शरीर में उपस्थित छिद्र ऑपरक्यूलम, व जल धाराओं की उपस्थिति, व जल धाराओं की उपस्थिति के कारण, जल धाराओं की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण इन्हें जंतु जगत का सदस्य मानो, इन्हें जंतु जगत का सदस्य मानो, कि भाई ये जंतु जगत के सदस्य हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे एलिस, एलिस ब्रैकेट में ईयर लिखेंगे 1765, 1765, 1765, 1765
observed sponges as animal, observed sponges as animal, observe sponges as animal due to the presence of operculum, osculum भी हो सकता है, operculum भी हो सकता है, तो due to the presence of operculum, osculum भी लिख देती हूँ मैं, osculum, operculum, osculum and water current in their body, वाटर करंट इन देयर बॉडी, मतलब जल की धारा उनके शरीर के अंदर जा रही थी और जल की धारा वापस से शरीर से बाहर आ रही थी और इनके पास में पोर्स प्रेजेंट थे, छिद्र उपस्थित थे जिनको ऑपरक्यूलम ऑस्क्यूलम हमने कहा। तो उनकी वजह से ही हमने जो स्पॉन्जेस हैं इनको एनिमल किंगडम में, या हमने के बजाय मैं बोल सकती हूँ एलिस ने इन्हें एनिमल किंगडम का मेंबर जो है वो माना कि भाई दीज आर या दीज बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉरीफेरा को वर्तमान में, पॉरीफेरा को वर्तमान में पैराजोआ, वर्तमान में पैराजोआ, मेटाजोआ पैराजोआ पढ़ते हैं हम, है ना, तो पैराजोआ समूह में, पोरीफेरा को वर्तमान में पैराजोआ समूह में रखा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे पॉरीफेरा इज करंटली प्लेस्ड इन पैराजोआ ग्रुप और ब्रांच, ये इसका बेसिक फीचर हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा। हिंदी में बोलेंगे पॉरीफेरा के सामान्य लक्षण। तो पॉरीफेरा के सामान्य लक्षण, इंग्लिश में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉरीफेरा, पहला पॉइंट लिखेंगे ये सामान्यतः आवास के आधार पर, ये सामान्यतः आवास के आधार पर जलीय मतलब एक्वेटिक होते हैं, जलीय या एक्वेटिक होते हैं। दे आर कॉमनली एक्वेटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट, मतलब आवास के आधार पर जलीय होते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं, वाटर सोर्सेस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये बहुकोशिकीय, इंग्लिश में मल्टी सेलुलर व यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये मल्टी सेलुलर व यूकैरियोटिक जीव होते हैं। दे आर
they are multicellular and they are multicellular and प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है. देयर बॉडी इज मेड अप बाय न्यूमेरस सेल्स या मोर देन वन सेल. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन, तो कोशिकीय संगठन के आधार पर इनका जो शरीर होता है वो यूकैरियोटिक टाइप का होता है, यानी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. मतलब इनकी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल या झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं और इवन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सुविकसित केंद्रक जो है वो भी क्या होता है, उपस्थित होता है. तो लिख लेंगे दे आर कॉमनली मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. इनके शरीर का स्तर यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय स्तर का होता है, मतलब कोशिकाएं काम करती हैं. तो इनके शरीर का स्तर कोशिकीय स्तर का होता है. मतलब कोशिकाएं जुड़कर ऊतक या फिर अंग का निर्माण नहीं करती. तो इनके शरीर का स्तर कोशिकीय स्तर का होता है. देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ सेल्यूलर लेवल टाइप. और मतलब भी लिख लेंगे. अर्थात इनके शरीर में ऊतक, इंग्लिश में टिश्यू, ऊतक या टिश्यू तथा अंगों का यानी ऑर्गन्स का अभाव होता है. मतलब इनकी बॉडी में केवल सेल्स मिलेंगी, बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, तो ऑब्वियसली सेल का नंबर तो एक से ज्यादा रहेगा, कोशिका की संख्या तो एक से ज्यादा रहेगी, पर कोशिकाएं जुड़कर ऊतक नहीं बनाती और ना ही अंगों का निर्माण करती हैं. तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे they don't have tissue लिखेंगे. सेल तो होती है ना, मल्टी सेलुलर होते हैं. तो they don't have tissue and organs. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इनके शरीर में अरीय समिति इंग्लिश में कहेंगे रेडियल सिमेट्री उपस्थित होती है. इनके शरीर में अरीय समिति उपस्थित होती है. देयर बॉडी हैव रेडियल सिमेट्री. अब सिमेट्री जो है वो 3 टाइप की होती है, जो मैंने टेक्सोनॉमी में आपको पढ़ाया था. वैसे सिमेट्री का आपको ये याद रखना. देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म तो होते हैं असममित, इंग्लिश में कहा जाता है असिमेट्रिकल. सिमेट्री या सममिति का सिंपल मतलब क्या है?
कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसी जगह से काट सको कि वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, दो बराबर भागों में बट जाए, तब तो वो सिमेट्रिकल होगा। और अगर आप उसको कितना ही अच्छे से काटो, कितना ही परफेक्टली उसको कट करने की कोशिश करो, और वो दो इक्वल हाफ में यानी टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो दैट इज असिमेट्रिकल, या हिंदी में कहेंगे असममित होता है। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे। बेसिकली इनकी अगर मैं अर्य सममिति बोल रही हूँ यानी रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब याद रख लेना। रेडियल सिमेट्री का मतलब मैं सिंपल समझ जा रही हूँ, मान लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म है, ये जीव है, और इसको मैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर इसको मैं किसी भी प्लेन से कट करूं, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी प्लेन से कट करूं, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, मान के चलते मैंने इसको ऐसे डिवाइड ऐसे काट दिया तो दो बराबर भागों में बट जाए। अगर मान के चलते मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया, तो ये दो बराबर हाफ में या टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। या मान के चलो मैं इसको इस तरीके से कट कर दूं, मतलब एक ही कटिंग करनी है, ऐसे मैंने एक ही पे आपको बहुत सारी दिखा दी, ऐसा नहीं कि सब में, ऑब्वियसली इतने कट लगाएंगे तो न्यूमेरस फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, बहुत सारे खंड बन जाएंगे। एक ही तल से काटेंगे यानी एक ही एक्सिस से काटेंगे, और अगर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो इस वाली सिमेट्री को अर्य सममिति या फिर रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे अर्थात, अर्थात इनके शरीर में लिख लिया ना, इनके शरीर में अर्य सममिति उपस्थित होती है, अर्थात इनके शरीर को, अर्थात इनके शरीर को किसी भी अक्ष से काटने पर, अर्थात इनके शरीर को किसी भी अक्ष से काटने पर, किसी भी अक्ष से काटने पर ये, किसी भी अक्ष से काटने पर ये दो बराबर भागों में, किसी भी अक्ष से काटने पर ये दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बट जाता है। अर्थात इनके शरीर को किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में, इंग्लिश वाले बेटा डायग्राम के लिए बना लेंगे कि भाई आप किसी भी प्लेन से कट कर रहे हो तो इट गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल, समान भाग होने चाहिए, दो बराबर भाग में बट जाते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट ने लिख लिया देयर बॉडी हैव रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री का मीन लिखेंगे, रेडियल सिमेट्री का मीन लिखेंगे when their body is, when their body is cut from where their body is cut from any plane, any plane, cut from any plane, it get divided into, it get divided into, it get divided into two equal halves, it get divided into two equal half, two equal halves, two equal halves। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिख लेंगे, पॉरीफेरा के कुछ सदस्यों में, इसी में मेंशन करेंगे पॉरीफेरा के कुछ सदस्य, डायरेक्टली लिख लो, तथा पॉरीफेरा के, तथा पॉरीफेरा के कुछ सदस्य, कुछ सदस्य, कुछ सदस्य असममित होते हैं। असममित का मतलब बताया था, कितना ही अच्छे से काट लोगे दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। तो पॉरीफेरा के कुछ सदस्य असममित होते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे एंड सम मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा, एंड सम मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा and some members of porifera, some members of porifera and some members of porifera does not have any symmetry, does not have any symmetry, does not have any symmetry, any symmetry, does not have any symmetry, does not have any symmetry।
डज नॉट हैव एनी सिमेट्री। ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं होगा, मतलब इन्हें कहीं से भी काटोगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में इनके शरीर में इनके शरीर में बाह्य कंकाल इनके शरीर में बाह्य कंकाल, इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन अनुपस्थित होता है। इनके शरीर में बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, जबकि 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 अंतः कंकाल उपस्थित होता है। जबकि अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन उपस्थित होता है जो, पहले एक बार हिंदी वाले बच्चे पूरा लिख लेंगे, फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगी। जो स्पाइक्यूल्स, हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही रहेगा, जो स्पाइक्यूल व स्पॉन्जीन प्रोटीन से निर्मित होता है। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जीन प्रोटीन से निर्मित होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट याद रखेंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले सुन लेंगे एक पॉइंट और इंग्लिश वाले बच्चे भी सुन लेंगे। इनकी बॉडी में आउटर साइड में कोई स्केलेटन नहीं होता, यानी इनकी बॉडी में बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन तो क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन हाँ, बॉडी के अंदर जो है इनके एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल जो है वो उपस्थित होता है। अगर अंतः कंकाल का फॉर्मेशन पूछेंगे कि भाई अंतः कंकाल किससे बना हुआ होता है, तो दो चीजें याद रख लेना। एक तो स्पाइक्यूल्स, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होती है, कणिका में संरचनाएं, और उसी के साथ में वहां पर स्पॉन्जिन प्रोटीन जो है वो भी उपस्थित होते हैं, जो इसके एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे एक्सोस्केलेटन is absent in their body. Exoskeleton is absent in their body, but endoskeleton is present. Endoskeleton is present. ठीक है, and endoskeleton is made up by spicules and स्पॉन्जिन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में बाहर की ओर लेयर्स होती है, डिफरेंट है ना, तो बाहर की ओर पिनेकोडर्मिस, इनके शरीर में बाहर की ओर पिनेकोडर्मिस, मध्य में मीजेनकाइमा, तथा अंदर की ओर कॉइनोडर्म परत
उपस्थित होती है, कॉइनोडर्म परत उपस्थित होती है। आउटर वन लेयर जो होगी वो कहलाती है पिनेकोडर्मिस। जो मिडिल वन लेयर होती है दैट इज नोन एज द मेसेनकाइमा, एंड द इनर वन लेयर जो होती है वो कहलाती है कॉइनोडर्म, है ना। तो ये याद रख लेना, ये हो जाती है पिनेकोडर्म। तो आउटर से इनर की तरफ चलेंगे, बाहर से अंदर की ओर चलेंगे शरीर में, तो सबसे बाहर होगी पिनेकोडर्म, उसके बाद में होगी मेसेनकाइमा, और सबसे अंदर जो लेयर होती है वो कहलाती है कॉइनोडर्म। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इन देयर बॉडी, 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 outermost layer, outermost layer in their body, outermost layer is pinacodermis. In their body, outermost layer is, outermost layer is pinacodermis, या पिनाकोडर्म भी लिख सकते हैं, डर्मिस भी लिख सकते हैं। तो outermost layer is pinacodermis, middle layer is mesenchyma, middle layer is mesenchyma, middle layer is mesenchyma, and innermost layer is coinoderm, coinoderm, innermost layer is coinoderm, outermost pinacodermis, pinacodermis हो जाएगी, सेकंड वन जो है वो आपकी mesenchyma, और थर्ड हो जाएगी coinoderm। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर पर, इनके शरीर पर, इनके शरीर पर जल धाराओं के प्रवेश हेतु, इनके शरीर पर जल धाराओं यानी वाटर करंट, इनके शरीर पर जल धाराओं के प्रवेश हेतु, जल धाराओं के प्रवेश हेतु अनेक छिद्र, जल धाराओं के प्रवेश हेतु अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें भाई जिनसे वाटर एंटर करता है इनके शरीर में उसको कहा जाता है ऑस्टिया। तो जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है, जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है, मतलब वाटर की एंट्री के लिए जो पोर होते हैं वो ऑस्टिया कहलाते हैं। तो इनके शरीर पर जल धाराओं के प्रवेश हेतु अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। Their body have, their body have, their body have numerous pores, their body have numerous pores for the entry of, मतलब शरीर के अंदर पानी जाएगा, है ना, वाटर एंटर करेगा बॉडी के अंदर। तो देयर बॉडी हैव न्यूमेरस पोर्स फॉर द एंट्री ऑफ, फॉर द एंट्री ऑफ वाटर करंट, for the entry of water current, for the entry of water current, which are known as, which are known as, which are known as, which are known as ostia, ऑस्टिया। अब पानी शरीर के अंदर आ रहा है तो बाहर भी जाएगा, वाटर अगर एंटर कर रहा है तो आउटसाइड भी जाएगा। तो लिखेंगे तथा, तथा जल धाराओं के निकास हेतु, एक ही छिद्र होता है शरीर पर, तथा जल धाराओं के निकास हेतु, जल धाराओं के निकास हेतु इनके शरीर पर, जल धाराओं के निकास हेतु इनके शरीर पर एक छिद्र उपस्थित होता है, इनके शरीर पर एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम, जिसे कहा जाता है ऑस्क्यूलम। मतलब ऑस्टिया से तो वाटर अंदर जाएगा
और ऑस्क्यूलम से क्या होगा, बाहर आएगा। वाटर की एंट्री बॉडी के अंदर होगी ऑस्टिया से, और वाटर करंट वापस बाहर निकलेगा बॉडी से थ्रू द ऑस्क्यूलम, थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे फॉर द फॉर द फॉर द release of water current, for the release of water current, for the release of water current, they have a single pore, they have a single pore, they have a single pore known as the known as the known as the osculum, known as the osculum। और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट, जो चीजें हम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा बेटर तरीके से क्या होंगी, समझ आएंगी। हम्म। इस डायग्राम की लेबलिंग बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है, तो एक बेटर डायग्राम जो है देख लेते हैं, जिससे हमें इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो पता चल जाएगी कि क्या क्या इसके बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये ही देख लेते हैं, इसकी लेबलिंग मैं दोबारा से कर दूंगी, डोंट वरी। चलो, इसका लेबलिंग मैं करती हूँ ताकि आप जो है आराम से इसको ड्रॉ जो है वो कर पाओ। तो एक बार बस इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है।
डायग्राम ड्रॉ करेंगे साथ में और मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूँ। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नोन एज द ऑस्क्यूलम। दिस इज नोन एज द ऑस्क्यूलम। ये वही पोर है जहां से वाटर बाहर जाएगा। ये कहलाती है डर्मल ऑस्टिया, मतलब छिद्र है जो इसकी डर्मिस के अंदर धसे हुए हैं, तो डर्मल ऑस्टिया। ये वाली जो सेल्स होती है इनको कहा जाता है कॉइनोसाइट्स। कॉइनोसाइट्स, हिंदी में भी कॉइनोसाइट्स कहते हैं, या फिर इन्हें कशाभिकीय कोशिकाएं भी कहते हैं। कशाभिकीय फ्लैजेलेटेड सेल, क्योंकि इनके पास में आपको फ्लैजेला दिख रहा होगा, तो कशाभिकीय कोशिका, कशाभिकीय कोशिका। कॉइनोसाइट को इंग्लिश में फ्लैजेलेटेड सेल्स भी कहते हैं। फ्लैजेलेटेड सेल्स। बीच में इसकी जो कैविटी होती है इसको कहा जाता है स्पॉन्जोशील। गुहा जो है इसकी वो कहलाती है स्पॉन्जोशील। जो इसकी गुहा है वो कहलाती है स्पॉन्जोशील। मैंने बोला था जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है पिनेकोडर्म। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कहलाती है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म के अंदर वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है मीजेनकाइमा। 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 और जो अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है कॉइनोडर्म। कॉइनोडर्म। अंदर वाली जो सबसे अंदर की परत होती है वो कहलाती है कॉइनोडर्म। और ये जल धाराएं प्रवेश कर रही हैं, तो इनग्रेसिंग वाटर थ्रो डर्मल ऑस्टिया। थ्रो डर्मल ऑस्टिया, या फिर त्वचा या त्वचीय ऑस्टिया से, त्वचीय ऑस्टिया से जल प्रवेश या जल का प्रवेश। जल का प्रवेश। और इतनी जब हमने बात करी तो ये लेबलिंग फटाफट से कर लेंगे। और यहां से जल का प्रवेश हो रहा है, यहां से आउटगोइंग वाटर थ्रू ऑस्क्यूलम। हिंदी में ऑस्क्यूलम से जल का निकास। हिंदी में ऑस्टिया से शरीर में अंदर जा रहा है पानी और ऑस्क्यूलम से बाहर आ रहा है, तो ऑस्क्यूलम से जल निकास। ऑस्क्यूलम से जल निकास। दैट्स इट। और आई होप सो डायग्राम के सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे, ताकि आगे की चीजें हम डिस्कस कर पाए।
अभी तक जितने पॉइंट्स डायग्राम में आपको दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट हमने मेंशन कर लिए हैं। थियोरेटिकल पॉइंट में हमने वो सारे पॉइंट देख लिए हैं। आई होप सो सारी चीज़ें आपको दिख रही है अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि बेटर तरीके से आपको दिख जाएगा, है ना। चलो थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे डायग्राम, फिर इसके और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी पढ़ेंगे। चलिए, तो ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, एक बार दोबारा से समझ लेंगे। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज का डायग्राम है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो मैंने आपको बताया था, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है आपकी पिनेकोडर्म या पिनेकोडर्मिस भी बोल सकते हैं अपन। इसके अंदर वाली जो लेयर होती है जो कहलाती है मेसेनकाइमा, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है कॉइनोडर्म, या फिर हिंदी और इंग्लिश में सेम रहता है, कॉइनोडर्म जो है वो कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये याद रखना है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि
इसमें सेंटर पार्ट में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, गुहा उपस्थित होती है। इस कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोशील, या फिर हिंदी में बेटा स्पॉन्जोशील गुहा के नाम से भी जान सकते हैं। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इसके शरीर के अंदर बहुत सारी, यानी इसकी बॉडी के अंदर की तरफ बहुत सारी फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, यानी कशाभिकीय कोशिकाएं। फ्लैजिला आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो या नहीं हो, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से फ्लैजिला मेंशन कर देती हूँ। ये इनके बेटा कशाभिक होते हैं, ये इनके कशाभिक होते हैं, है ना। तो कॉइनोसाइट्स जो होती हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है जिनके पास में बहुत सारे कशाभिक जो हैं वो उपस्थित होते हैं। चलो ठीक है, कहने का मतलब है इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी फ्लैजिलेटेड या कशाभिकीय कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कॉइनोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉइनोसाइट, ठीक है। उसके अलावा दो तीन चीजें और याद रखनी है। देखो, कॉइनोसाइट हो गया हमारा, जिसे फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहा। इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे तुम्हें पोर्स दिख रहे हैं, है ना। ये वाले जो पोर्स हैं, ये वाले मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, मैं अलग से कलर से मेंशन कर देती हूँ। मान लो दिस पोर, येलो कलर से बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस पोर, आई थिंक इज इट विजिबल, यस, है ना। फिर उसके बाद में दिस पोर, फिर उसके बाद में दिस पोर, दिस पोर, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इधर भी आ जाएंगे, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये सारे जो पोर्स होते हैं जो इसकी स्किन के या डर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स को ही कहा जाता है ऑस्टिया। इन पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। अच्छा, ऑस्टिया वो पोर्स होते हैं, वो छिद्र होते हैं जहां से इनके शरीर के अंदर पानी जो है वो क्या करता है, एंटर करता है। मतलब वाटर जो है इनकी बॉडी में अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया या ऑस्टिया की सहायता से, और पानी शरीर से बाहर भी निकल रहा है, लेकिन पानी निकालने के लिए केवल एक ही पोर है इनके पास में, और वो पोर कहलाता है ऑस्क्यूलम, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो ऑस्क्यूलम जो है कहा जाता है। तो इतनी बातें हमने कर ली, डायग्राम हमने बना ही लिया। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नवा पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर में, इनके शरीर में अनेक, इनके शरीर में अनेक कशाभिकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इनके शरीर में अनेक कशाभिकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कशाभिकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें उपस्थित होती हैं जिन्हें जिन्हें कॉइनोसाइट्स, जिन्हें कॉइनोसाइट्स कोशिका जिन्हें कॉइनोसाइट कोशिका, इंग्लिश और हिंदी में सेम रहेगा, कॉइनोसाइट कोशिका कहा जाता है, जिन्हें कॉइनोसाइट सेल कहा जाता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे देयर बॉडी हैव, देयर बॉडी हैव, देयर बॉडी हैव numerous, their body have numerous flagellated cells their body have numerous flagellated cells, flagellated cell which are known as, which are known as, which are known as coinocytes, which are known as coinocyte। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके शरीर के मध्य में, इनके शरीर के मध्य में, इनके शरीर के मध्य में स्पॉन्जोशील नामक गुहा, इनके शरीर के मध्य में या मध्य भाग में स्पॉन्जोशील, स्पॉन्जोशील गुहा कैविटी, स्पॉन्जोशील गुहा
उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। एट द मिडिल पार्ट ऑफ देयर बॉडी, एट द middle part of their body, at the middle part of their body, spongiosheal cavity, spongiosheal cavity is present. At the middle part of their body, spongiosheal cavity is present. चलिए, तो अभी हमने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जो हमने डायग्राम के अंदर देखे। पीछे हमने डायग्राम देखा, एक जनरल डायग्राम फॉर द पॉरीफेरा और द स्पॉन्जेस। सामान्य भाषा में इनको स्पॉन्ज कहा जाता है। तो एक जनरल डायग्राम हमने डिस्कस किया स्पॉन्ज का, पॉरीफेरा का, और उसके अंदर जितने भी संरचनात्मक घटक दिख रहे थे, उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स दिख रहे थे, वी हैव डिस्कस्ड इन द थियोरेटिकल पार्ट ऑल्सो। वो हमने थियोरेटिकल पार्ट के अंदर भी मेंशन कर लिए। लेकिन अभी काफ़ी इसकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इनके शरीर के कार्य की लक्षण है, श्वसन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, इनका स्पेसिफिक फीचर जो कैनाल सिस्टम होता है, नाल तंत्र होता है, वो कैसे कार्य करता है, वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।